नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी घोंसला और बच्चे। दाढ़ी लगभग बन ही चुकी थी। बाईं तरफ सिर झुकाए, दाहिना गाल फुलाए उस्तरे का वह अंतिम फेरा लगा रहा था कि नजर उधर चली गई। वह इतना हड़बड़ाया कि गाल कटते कटते बचा। उस्तरा नीचे रख कर बोला, क्या कर रही हो? उतरो वहां से। जरा भी समझ नहीं, इतने ऊंचे स्टूल पर चढ़ गई हो। जरा अपनी अवस्था तो देखो। अब रुको, कूद मत पड़ना वहां से। कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। कई दिनों से तो कह रही हूं यह मग इस कोने में लटका दीजिए। पत्नी ने कहा, आपको याद ही नहीं रहता कितना कूड़ा गिरा रही है ये चिड़िया। मैं साफ कर कर के परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए सोचा कि आज खुद ही अब तो तुम्हारा काम करके ही दाढ़ी बनाऊंगा। लाओ इधर दो मग। बताओ, यहाँ लटकाना है ना? हद हो गई, चढ़ गई स्टूल पर। अपनी हालत देखी नहीं? अभी कुछ हो जाए तो? अब ठीक से देख लो, मेरे जाने के बाद फिर स्टूल पर मत चढ़ जाना। पति खींच रहा था। हाँ ठीक है, पत्नी ने कहा। वह दाढ़ी बनाने लगा और पत्नी रसोई घर में चली गई। गौरैया के जोड़े के लिए मग लटकाने का यह काम उस दिन का ही नहीं था। उसे याद है, 3 साल पहले छोटी सी नौकरी लेकर वे दोनों इस शहर में आए थे और यही छोटा सा घर किराए पर लिया था। तब सब कुछ बड़ा सुखद लगा था, क्योंकि शादी के 3 साल बाद पैर टिकाने लायक नौकरी मिली थी। 2 दिन में ही घर को झाड़ पोंछ कर शीशे का सा चमका दिया था। वेतन कम था, मगर अपने पैरों पर खड़े होकर नई गृहस्थी जमाने में उनका उत्साह कम नहीं था। प्यार के नए नए अनुभवों में डूबे हुए दोनों कबूतर के जोड़े की तरह घर में डोलते रहते। वैसे तो सब ठीक ही चल रहा था कि मार्च का महीना बीतते न बीतते एक छोटी सी परेशानी उठ खड़ी हुई। न जाने कहां से गौरैया का एक जोड़ा आ पहुंचा। पहले तो उड़ उड़ कर पूरे घर का निरीक्षण किया, इधर उधर बैठकर सहूलियत आजमाई, जी भर कर शोर मचाया, फिर ऊपर नीचे पूंछ हिलाते आपस में सलाह मशवरा करते बाहर उड़ गए। थोड़ी देर बाद ही उनका निर्माण का काम पूरी गंभीरता से शुरू हो गया। वे उड़कर बाहर जाते और घास के तिनके चोंच में उठा कर लाते, फिर एक कोने में टूटी हुई ईंट पर उन्हें जमाने की कोशिश करते। तिनके वहां टिकते नहीं और नीचे गिर जाते। हवा चलती तो वे कमरे और रसोई तक फैल जाते। तिनकों को फेंकते फेंकते और सफाई करते करते वह परेशान हो जाती। उधर गौरैया का जोड़ा भी शाम ढलते ढलते थक कर उसी कोने में दुबक जाते। उन्हें देखकर उसे बड़ी दया आती। बेचारे इतनी भाग दौड़ करते, लेकिन फिर भी नीड़ बनता नजर नहीं आता। एक दिन समस्या का हल भी निकाल लिया गया। वह एक पुराना मग उठा लाई और स्टूल पर चढ़कर कोने में एक कील में फंसाकर उसे रस्सी से बांध दिया। इस नई व्यवस्था को उस जोड़े ने पहले बड़ी शंका की नज़र से देखा और दूसरे कोने में जा बैठे। थोड़ी देर बाद मग के आसपास उड़ते रहे। चोंच मार मार कर उसे आजमाया। मग के सिरे पर बैठकर पूंछ ऊपर नीचे कर संतुलन करते रहे। अंततः हिम्मत करके मादा गौरैया मग के अंदर उतर गई और बड़ी देर तक पंखों से खुरच खुरच कर न जाने क्या देखती रही। फिर दोनों बाहर उड़ गए। नर गौरैया पहले लौटा और मग के अंदर उसने तिनके का पहला टुकड़ा डाल दिया। शाम होते होते मग पर तिनकों का पहाड़ सा उभर आया। कुछ समय बाद गौरैया ने अंडे दिए। अब वह ज्यादातर घोंसले के अंदर ही रहती। देखते ही देखते घोंसले से चींची की आवाज आने लगी। बच्चे निकल गए थे। सुबह पहली किरण से लेकर अंधेरा होने तक दोनों बारी बारी से उड़कर बाहर जाते। जाने कहाँ से और न जाने क्या क्या चोंच में भरकर लाते और शोर मचाते और अपने बच्चों को खिलाते। अब शाम की चाय के साथ होने वाली बातें में गौरैया परिवार की बातें भी शामिल हो गई। वह पति को उनकी छोटी सी छोटी बात भी बताना नहीं भूलती थी। ऐसे ही एक दिन जब पति अपने कुछ साथियों की बेवकूफियां बताकर हंस रहा था, पत्नी ने एक जोरदार टप्पा लगाते हुए कहा कि मर्द तो जन्मजात बेवकूफ होते हैं। वह चहकते हुए बोली, अब देखो ना, चिड़ियों के मर्द भी कम मूर्ख नहीं होते। अपने इस नर गौरैया को ही देखो।
चुग्गा लाकर मग के एक किनारे पर बैठ जाता। बच्चों में जो सबसे तगड़ा है वह शोर मचाता हुआ मुंह फाड़ कर आगे आ जाता है। मादा आती है तो फिर वही बच्चा आगे आ जाता है, मगर वह माँ है ना, वह मग के अंदर उतर जाती है और दूसरे बच्चों को भी चुगाती है। पति ने कहा, हो सकता है नर को तगड़ा बच्चा ही पसंद हो। पसंद नापसंद की बात नहीं, बस उसे ध्यान ही नहीं रहता। मर्द लोग भी। पत्नी ने कहा तो पति हंसता हंसता थैला उठाकर सब्जी लाने चला गया। 2-3 दिन बाद दफ्तर जाते हुए पत्नी से बोला, स्वेटर तैयार हो गए हों तो लाओ, दुकान पर देता निकल जाऊंगा। वह तो तैयार है, पत्नी ने कहा, मगर मैं इस्त्री नहीं कर पाई हूँ। कल सारा दिन इन चिड़ियों ने इतना शोर मचाया कि क्या बताऊं। मैं कहती थी ना कि 3 बच्चे हैं, 2 तो कल बाहर निकल गए, उस जाली पर बैठे रहे, मगर तीसरा घोंसले से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता था। नर और मादा दोनों घोंसले के पास चीखते चिल्लाते रहे। अब उनकी भाषा तो समझ नहीं आती, मगर जरूर दोनों उसे डांट रहे होंगे। आखिर बड़ी देर बाद वह बच्चा बाहर निकला तो वहीं कोने में बैठ गया। शायद जाली तक उड़ने का भी साहस नहीं जुटा पा रहा था। दोपहर बाद वह सबके साथ बाहर गया तो देखने में बड़ा मजा आया। तीनों के तीनों पंख कपाते फुदक फुदक माँ बाप के पीछे पीछे लगे रहे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बच्चे उड़ना सीख गए हैं। अब यह कोना जल्द ही सूना हो जाएगा। दिन भर रौनक बनी रहती थी। तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे खुद तुम्हारे बच्चों ने चलना सीख लिया हो, पति ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक पत्नी का चेहरा बूझ सा गया। कुछ बोली नहीं। चेहरे पर छितरा गए बालों को बाएं हाथ से ठीक करते करते बाल्टी उठाकर रसोई घर में चली गई। अचानक पति को एहसास हुआ कि उससे कुछ गलती हो गई है। तौलिए से मुंह पोंछते पोंछते उसने रसोई घर में धीरे से झांका। देखा पत्नी मुंह लटकाए सब्जी काटने की तैयारी कर रही थी। वह उसके समीप जाकर बोला, नाराज हो गई? पत्नी खामोश रही तो पति ने कुछ सोचते हुए कहा, सच मानो मेरा कुछ ऐसा मतलब नहीं था। अब बाल बच्चों की बात हमने खुद ही टाली थी। नौकरी तो थी नहीं, ऐसे में भला बच्चे को क्या सुख देते। हमने तो जानबूझकर ही, मगर अब तो कोई बाधा नहीं। जल्दी ही हमारे घर में भी बच्चा होगा, रौनक होगी, चिल्लपो मचेगी। पत्नी कुछ बोली नहीं, अपना काम करती रही। पति ने उसके कंधों पर अपने हाथ बिखरे ढीले जोड़ों के नीचे रख दिए और दाहिने कंधे पर अपना सिर टिका दिया। माफ़ी चाहता हूँ, वह तो मजाक में तुम्हें हंसाने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो नाराज हो गई। कल माँ का पत्र आया था, उन्होंने भी। पत्नी आगे के शब्द बरबस दबा गई। पति ने पत्नी की ओर देखा, जिसकी आंखों में झिलमिलाती बूंदें टपक पड़ने को तैयार थी। यह क्या हद हो गई। वह पत्नी को कमरे में ले गया और खाट पर बैठा दिया। फिर खुद स्टूल पर बैठ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, देखो, पत्र तुम्हारी माँ का आए या मेरी माँ का, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। यह देरी तो हमने जानबूझकर की है। अब ये बात बताने क्या उन्हें समझ में कुछ नहीं आता? अपने से समझना नहीं चाहिए। उस समय मैं माँ से कहता रहा कि अभी मेरी शादी मत करो, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। ढोलक बजाई गई, खुशियाँ मनाई गई और हमें रोने के लिए छोड़ दिया गया। मालूम है ना, 2 सालों तक हमने कितने कष्ट उठाए हैं। कभी तुम मायके में, कभी भाभी के पास रही और मैं तुम्हारे संग साथ के लिए तरस गया था। फिर तुम्हारी शादी के 8 महीने बाद ही मधु की शादी हुई तो माँ ने तुम्हारा सारा दहेज उठाकर उसे दे दिया। इसीलिए ना कि मैं बेरोजगार था। माँ बाप भी पैसे के साथी होते हैं। उन्हें मधु के लिए दहेज जुटाना था, इसीलिए मेरी शादी कर दी। दूसरी ओर तुम्हारे माँ बाप अपनी बेटी को एक बेरोजगार के हाथों में सौंपते हुए जरा भी नहीं हिचके। दूसरों के कहने या दबाव से नहीं, हम अपना परिवार अपनी औकात और अपनी सुविधा से बनाएंगे। अब उठो, आंसू पोंछ डालो। पत्नी अब सामान्य हो गई थी। धीरे से बोली, सारा काम पड़ा है, तुम्हें देर हो जाएगी। होने दो देर। पति ने कहा, चलो आज दफ्तर नहीं जाता। बस बस बस, रहने दो ये बातें। पत्नी बोली, छोड़ो भी, खिड़की खुली है, खुली रहने दो, किसी का डर है क्या।
डर न सही, सर में लिहाज तो है। जाओ जल्दी से नहाओ और मुझे भी काम करने दो। देखो हड़बड़ी मत करना, मैं थोड़ी देर से ही चला जाऊंगा, पति ने कहा। काहे की हड़बड़ी, अभी हुआ जा रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सच, मैं नाराज नहीं हूँ। अब तुम तैयार हो, जाओ झटपट। 10 बजे के लगभग वह साइकिल निकालकर खाने का डब्बा लेने अंदर गया तो पत्नी कपड़े धोने की तैयारी कर रही थी। उसने आवाज़ दी, जरा सुनना। देखो, मेरे जाने के बाद आंसू बहाने मत बैठ जाना। इस तरह घर का वह कोना एक तरह से गौरैया के जोड़े के नाम ही लिख दिया गया। हर वर्ष मौसम में वहाँ मग टांग दिया जाता। हर वर्ष मौसम में जोड़ा यहाँ अंडे देता। बच्चे निकलते, उन्हें चुग्गा चुगाता, उड़ना सिखाता और तिनके बिखेरता चल देता। शादी के करीब 5 साल बाद उसके पांव भारी हुए थे। एक दिन वह पत्नी से बोला, हाँ, अब बुनाई सिलाई का काम बंद कर दो। धरती पर आने से पहले भी हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, काम करने में हर्ज नहीं है। 2-4 महीने बाद तो बंद करना ही पड़ेगा, तब तक थोड़ा थोड़ा करूँगी, पत्नी ने कहा। ठीक है, तो मैं चलूँ? सुनो, आते समय कच्चे आम लेते आना। ले आऊँगा, साइकिल संभालते हुए पति ने कहा। नहीं तो मैं कल तुम्हारी कमीज पर चीट चिपका दूंगी, पत्नी ने हंसते हंसते कहा। पति जोर से हंस पड़ा। चीट चिपकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आज जरूर ले आऊँगा। पति की साइकिल जब तक अगले मोड़ पर आंखों से ओझल नहीं हो गई, वह उसे जाते हुए देखती रही।